तो दोस्तों आज हो गया 4 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को 2 कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी शामिल है जो कि स्वदेशी है। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कोवैक्सीन समय से पहले है, ऐसे में ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि अभी इसके तीसरे चरण का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से आग्रह किया है कि वह टीके के पूर्ण परीक्षण पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। आपको बता दें केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर कहा कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, समय से पहले इसकी मंजूरी दी गई है जो कि खतरनाक हो सकता है। उन्होंने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से आग्रह किया है कि जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए तब तक कोवैक्सीन के इस्तेमाल से बचे। आज की दूसरी बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा है कि देश की आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य में कहा है कि लोकतंत्र में जन भावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। अब यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र की सरकार थकाव और भगाव की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि अब भी समय है कि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर तत्काल बिना शर्त तीनों काले कानून वापस ले और ठंड और बारिश में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराएं। यही राजधर्म है और दिवंगत किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी। आज की तीसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने रविवार को फिर से कहा है कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की कॉपियां को जलाएंगे। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से हज़ारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है लेकिन अभी प्रमुख मांग पर सहमति बनते हुए आसार नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान नेता ने कहा है कि आज किसान आंदोलन के 37वां दिन है। सरकार को अपनी जीत छोड़ देनी चाहिए। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। यह अफसोसजनक बात है कि किसानों की जान जा रही है लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। आज की चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कोरोना वैक्सीन पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान को लोगों को भ्रम में रखने वाला बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग छुप कर वैक्सीन लगवा लेंगे और लोगों को भ्रम में रखेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी टीका, मैंने अपनी बात कह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का टीका नहीं लगवा सकते। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इसी बयान पर जब गिरिराज सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये लोग छुपकर वैक्सीन लगवा लेंगे और लोगों को भ्रम में रखेंगे। वे राजनीतिक दृष्टि से ऐसा बोल रहे हैं। वैक्सीन देश का है, वैज्ञानिक देश के हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही आपको बता दें कोरोना वैक्सीन पर दिए अपने बयान पर घिरने के बाद अखिलेश यादव ने सफाई भी दी और बीजेपी की वैक्सीन की जगह बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कही है। आज की 5वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके संगठन पर आरोप लगाने के बजाय खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी ने राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को सियासत की लैला बताते हुए कहा है कि उनके मजनू बहुत है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी मौलाना अब्बासुद्दीन सिद्दीकी से मिलने गए थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के इन दावों को खारिज कर दिया है कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और भगवा दल के विरोधी वोट में सेंध लगाएगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा है कि हम राजनीतिक दल है, हम अपनी उपस्थिति साबित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए।
दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं, हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव आ रहा है, ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, गुजरात भी आए। इम्तियाज भी आप भी जानते हो, पूरे जितने भी लोग जो भी बात करना है बाहर चले जाइए। जितने भी लोग हैं, ऐसी चर्चा चल रही है और माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम है वो एक पिछले बंद दरवाजे एक साथ ही खड़ी है। देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले। नतीजा क्या हुआ है इसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो कुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी खत्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की। एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा नाम श्रद्धा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई वसावा के साथ की जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक अलायंस आपका बिहार में भी हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस स्थापित हुआ? असद अवैसी साहब अभी गए हुए थे। देखिए, एक बात आपने समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही कहा, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाई गई कि अब ये बिहार के अंदर भी आ गए। बिहार में 250 सीटों में से अगर 20 सीटें भी जहाँ पर हम ताकत रखते हैं वहाँ पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमने क्या करेंगे? हमने लड़े तब हमको जाकर वहाँ पर कामयाबी मिली। 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, कितने जीती आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि एमआईएम की कुछ तो भी ताकत है और हम कुछ है बोलकर आज अपने भाषणों के अंदर ममता बनर्जी कहती है, किसी का डर जब होता है कि भाई ये ताकतवर प्लेयर हमारे पास आ रहा है तो आप उसकी दखल लेते हैं। ममता बनर्जी का आप भाषण सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि अगर आपका एक वोट बैंक अगर डूब जा रहा है तो आपको ये बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर बीजेपी यहाँ पर अलायंस कर सकता है, मायावती अगर हमारे साथ है तो बिहार के अंदर अलायंस कर सकती है, तो ममता बनर्जी को किसने रोका है? लेकिन ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ लिया है कि मुसलमान वोट हमारी जागीर है और इसको कोई हाथ नहीं लगाना करती, ये तो हमारी जागीर है करके इसमें असद अवैसी इसमें से हिस्सा कैसा ले रहा है। तो ये जो सोच है, ये सोच है तो इनको बदलनी चाहिए। उसमें हम सिर्फ मुसलमानों के वोट दे रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम वोट भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। ये चीज लोगों को खतरा रही है कि अब ये ऐसा कैसा ये बदलाव आ रहा है। ऐसा निवेदन किया है जो है वो पार्टी के एजेंट पार्टी के लिए कार्य करें। इलेक्शन आ रहा है ना, ममता जी को समझ में आ रहा है ना किसका एजेंट है। अब अगर हम हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अवैसी साहब ने जहाँ पर भी इलेक्शन लड़े हैं वहाँ के जो राज्य के हेड है उनसे जाके इजाजत लेके आए। अब हम गुजरात में आ रहे हैं तो हम मोदी साहब के पास जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी हम लड़ना के इलेक्शन करें। हम बिहार में जा रहे हैं तो हमने वहाँ पे जाके तो लालू प्रसाद से इजाजत लेना कि साहब हमने लड़ना क्या। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी से हमने लिखित में लेना क्या कि ममता जी हमने इलेक्शन लड़ना क्या करके। हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारा एजेंडा हम तय करेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, कितने सीटें। और ये जो सवाल है, अब ये सवाल ना तो लोगों को हजम होता है
कि भाई इन्हों गए तो इनका नुकसान होता है, इसका फायदा होता है। हमने 70 सालों तक गहरों के फायदे के बारे में सोचा, वो हमारे फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, बस खुली बात है।